गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th के लिए हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हिंदी व्याकरण में हम पढ़ेंगे काव्य के रूप। काव्य के रूप में इससे पहले हम एक क्लास ले चुके हैं, उसमें हमने काव्य की परिभाषा, काव्य के भेदों को उदाहरण सहित पढ़ लिया है। आज के वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रबंध काव्य का अर्थ बताते हुए उसके भेदों को उदाहरण सहित समझाइए। क्या करना है? प्रबंध काव्य का हमें अर्थ बताना है और उसके भेदों को हमें उदाहरण सहित समझाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर है, वह काव्य रचना जो कथा सूत्रों या छंदों की तारतम्यता में अच्छी तरह बंधी होती है, प्रबंध काव्य कहलाती है। क्या है स्टूडेंट परिभाषा? कि ऐसी काव्य रचना जो कथा सूत्रों और छंदों की तारतम्यता में, माने कथा के सूत्रों में और छंदों की लय में अच्छी तरह से बंधी होती है, वह काव्य की रचना क्या कहलाती है? प्रबंध काव्य कहलाती है। आगे है, इसमें कोई एक कथा क्रमबद्ध रूप से गठित होती है। कोई भी एक कथा हो, जीवन से संबंधित कोई एक कथा है, वो क्रमबद्ध रूप से गठित होती है। इसमें क्या है? क्रम टूटता नहीं है, कोई भी एक कथा क्रमबद्ध रूप से गठित होती है। आगे, तथा उसकी पुष्टि के लिए अनेक अंतर कथाएं भी होती हैं। जो एक कथा क्रमबद्ध रूप से घटित हो रही है, उसकी पुष्टि के लिए, उसकी पुष्टि करने के लिए अनेक अंतर कथाएं भी होती हैं। जैसे भगवान श्री राम के जीवन की लीला चल रही है बचपन से लेकर के एंड तक की, तो उसके अंदर जैसे भगवान श्री राम के विवाह की कहानी, भगवान श्री राम के बचपन की कहानी, भगवान श्री राम के वनवास की कहानी, तो अनेक अंतर कथाएं होती हैं। प्रबंध काव्य का आकार बड़ा होता है। ये तो क्लियर है, क्योंकि जब उसमें जीवन की अनेक झांकियों का वर्णन हो रहा है और मतलब क्या है, इसमें अनेक अंतर कथाएं हैं, तो इसका क्या होगा? आकार भी बड़ा होगा। इसमें जीवन की विभिन्न झांकियों का वर्णन होता है, माने जीवन के विभिन्न पक्षों का वर्णन प्रबंध काव्य के अंतर्गत होता है। तो स्टूडेंट क्या परिभाषा थी? कि वह काव्य रचना जो कथा सूत्रों और छंदों की तारतम्यता में अच्छी तरह से बंधी होती है, प्रबंध काव्य कहलाती है। इसमें क्या होता है? इसमें कोई एक कथा क्रमबद्ध रूप से गठित होती है, माने क्रम नहीं टूटता है। और आगे क्या था इसमें? प्रबंध काव्य का आकार, प्रबंध काव्य का आकार कैसा होता है? बड़ा होता है और इसमें जीवन की विभिन्न झांकियों का वर्णन किया जाता है। कोई दिक्कत? आगे है प्रबंध काव्य के प्रकार। तो प्रकार में हमारे प्रबंध काव्य के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है महाकाव्य और नंबर 2 होता है खंड काव्य। जो महाकाव्य और खंड काव्य पढ़ते हैं वे प्रबंध काव्य के दो भेद हैं। तो सबसे पहला भेद है हमारा महाकाव्य। पहले से ही नाम है उसका महा, तो इसे बड़ा ही होगा, और खंड माने टुकड़ा है तो ये छोटा होगा। तो इससे ही परिभाषा बनी हुई है। देखिए, महाकाव्य, तो महाकाव्य की परिभाषा है ऐसा काव्य जिसमें किसी महान व्यक्ति के जीवन की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया जाता है, महाकाव्य कहलाता है। महाकाव्य क्या होता है स्टूडेंट? जिसमें कोई भी महान व्यक्ति, किसको लेंगे? किसी महान व्यक्ति के जीवन की संपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण पक्ष रहते हैं, वो क्या कहलाता है? महाकाव्य कहलाता है। महाकाव्य की फिर पूछ ली जाती है आपसे कि महाकाव्य की विशेषताएं बताइए। तो विशेषताओं में सबसे पहली हमारी विशेषता है कि इसकी कथा इतिहास सिद्ध होती है।
जब हम महान व्यक्ति के जीवन का वर्णन कर रहे हैं तो कथा कैसी होगी? इतिहास सिद्ध होती है। इसमें अनेक छंदों का प्रयोग होता है। महाकाव्य में क्या होता है? अनेक छंदों का प्रयोग होता है। जब इसका आकार बड़ा है तो छंद भी अनेक होंगे और इसके बाद इसकी कथा कैसी है? इतिहास सिद्ध होती है। तो महाकाव्य की परिभाषा एक बार रिवाइज करेंगे। महाकाव्य ऐसा काव्य जिसमें किसी महान व्यक्ति के जीवन के सभी पक्षों का, माने संपूर्ण पक्षों का वर्णन किया जाता है, स्टूडेंट, महाकाव्य कहलाता है। महाकाव्य का आकार कैसा होता है? महाकाव्य का आकार बड़ा होता है। अब इससे पूछ ली जाती है आपकी विशेषताएं, महाकाव्य की विशेषताएं बताइए। तो इसमें किसी महान व्यक्ति के जीवन की सभी घटनाओं का वर्णन होता है, ऐसे भी बना सकते हैं। और इसकी कथा क्या होती है? इतिहास प्रसिद्ध होती है और इसमें अनेक छंदों का प्रयोग किया जाता है। अगला है दूसरा भेद इसका, खंड काव्य। तो खंड, उसका नाम क्या है? खंड माने एक टुकड़ा। तो यही देख लो, एक टुकड़ा। ऐसा काव्य जिसमें किसी महान व्यक्ति के जीवन की किसी एक महत्वपूर्ण घटना का वर्णन किया जाता है, खंड काव्य कहलाता है। मतलब स्टूडेंट क्या होगा? व्यक्ति वही रहेगा महान, महत्वपूर्ण पक्ष ही रहेंगे, लेकिन इसके अंदर क्या होगा? केवल एक घटना का वर्णन होगा, वो कहलाता है खंड काव्य। और जिसमें क्या है? सभी घटनाओं का वर्णन किया जाता है, वो कहलाता है महाकाव्य। अब खंड काव्य की हम विशेषताएं भी पढ़ लेते हैं। इसमें केवल एक ही छंद का प्रयोग होता है। जब भाई एक खंड का वर्णन हो रहा है, भगवान श्री राम का वनवास हो गया, तो वनवास हो गया तो दुख भरी कहानियां चलेंगी, तो कौन सा है? इसमें क्या है? केवल एक ही छंद का वर्णन, तो केवल एक ही छंद का वर्णन होगा। इसके बाद इसमें श्रृंगार या करुण रस में किसी में से किसी भी एक रस की प्रधानता होती है। अगर उत्सव वाली कहानी चल रही है एक खंड, तो श्रृंगार रस की प्रधानता होगी। भगवान श्री राम की शादी हो रही है, तो कौन सा है? श्रृंगार रस होगा। उसके बाद भगवान श्री राम का वनवास हो गया, तो कौन सा रस होगा? करुण रस होगा। तो श्रृंगार और करुण रस में से किसी एक रस की प्रधानता होती है। आगे पूछ लिया जाता है आपसे कि दो खंड काव्य और उनके रचयिताओं के नाम बताइए, या दो महाकाव्य और उनके रचयिताओं के नाम बताइए। तो हमने 4-4 लिख रखे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि मैथिली षडगुप्त के महाकाव्य का नाम बताएं, तो आप बता सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला महाकाव्य हमारा कामायनी। कामायनी किसके द्वारा रचित है? जयशंकर प्रसाद। अगले हैं हमारे साकेत। साकेत महाकाव्य मैथिली षडगुप्त के द्वारा रचित है। और रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित है। और प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा रचित है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो रामचरितमानस है उसके रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता हैं हमारे तुलसीदास जी। अगर पूछ लिया जाए आपसे दो खंड काव्य और उनके रचयिताओं के नाम बताइए, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला है खंड काव्य हमारा पंचवटी। पंचवटी के रचयिता कौन है? मैथिली षडगुप्त। अगला है सुदामा चरित। सुदामा चरित के रचयिता कौन है? नरोत्तम दास। अगला है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी के रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे। अगला है पार्वती मंगल। पार्वती मंगल के रचयिता कौन है? तुलसीदास। अब स्टूडेंट, आपको तुलसीदास दोनों साइड दिख रहा होगा, इधर महाकाव्य में भी तुलसीदास है और खंड काव्य में भी तुलसीदास है। तो बिल्कुल राइट है, क्योंकि तुलसीदास जी ने खंड काव्य भी लिखा है और महाकाव्य भी लिखा है। तुलसीदास जी के खंड काव्य का नाम है पार्वती मंगल, तुलसीदास जी के महाकाव्य का नाम है रामचरितमानस। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें क्वेश्चन को समझना है, समझ करके उसकी परिभाषा बनानी है, रटना नहीं है। रटोगे तो फिर आप अच्छे नंबर गेन नहीं कर पाओगे, इसलिए उसे समझना है।